Hello friend, this is Rashmi. Welcome to my channel. Today we will discuss important current affair of November month. स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। नवंबर करंट अफेयर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुरु नानक देव जी के नाम से। और क्योंकि हम लोगों ने 5 नवंबर को 550th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है। अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं क्योंकि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट दी है। आर्टिकल 142 जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में जानते हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं और क्या क्या फाइंडिंग्स आई हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में जानते हैं। इंडिया टू बी 5 ट्रिलियन इकॉनमी। देन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन अभी हाल में आयोरा सबमिट हुई है अबू धाबी में, तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। PSLV C47 ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है कार्टोसेट 3, तो उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। गुरु नानक देव जी का बर्थ एनिवर्सरी हम लोगों ने 5 नवंबर को 550th बर्थ एनिवर्सरी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में निर्गुण साहिब पाकिस्तान में होता है। वो निर्गुण भक्ति के को प्रमोट करते हैं। उनका कहना था कि भगवान का कोई आकार नहीं होता। वो आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा को खंडित करते हैं, वो मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं। उनका कहना था कि किसी धर्म को पाने के लिए रिचुअल या किसी सेक्रीफाइस की आवश्यकता नहीं है। सिंपली अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हम उस धर्म को में आगे बढ़ जाते हैं। उनके जो विचार है उसको गुरु अर्जुन देव ने उनके थॉट, उनकी पोइट्री सब कुछ आदि ग्रंथ साहिब में रखा है। गुरु नानक जी ने ही अपने सक्सेसर अंगद को बनाते हैं। इंक ओंकार एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है सिख रिलीजन का, जो कि यहाँ पे मैंने आपको इंडिकेट किया है ऊपर में। उसको इस बार एयर इंडिया के द्वारा उनके टेल में दिखाया गया है, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ 550th बर्थ एनिवर्सरी। गुरु नानक जी का 18 साल करतारपुर में व्यतीत होता है। मरने से पहले 18 साल वो करतारपुर में रहे। उनकी मृत्यु 1539 में हुआ, इसलिए करतारपुर कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है उन्हीं की याद में। इसकी सारी जानकारी आपको जुलाई की मैगजीन में मिल जाएगी करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में जानते हैं। अयोध्या डिस्प्यूट क्या है और किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो अयोध्या डिस्प्यूट एक्चुअली पूरी डिस्प्यूट लैंड ओनरशिप पे है, यानी कि ज़मीनी अधिकार किसको दिया जाए, हिंदू को दिया जाए, मुस्लिम को दिया जाए, किसको दिया जाए। क्योंकि ऐसा माना जाता है हिंदुओं के द्वारा कि हिंदू के सबसे बड़े भगवान राम जी का वो जन्म स्थान है और वहाँ पे बाबर द्वारा बाबरी मस्जिद बनवाया गया था। 1528 में बाबरी मस्जिद एक बाबर के एक जनरल ने बनवाया था वहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कॉम्युनल राइट होता है 1853-84 में। फिर आज़ादी के बाद 1949 में वहाँ पे कुछ लोगों ने राम लल्ला यानी भगवान राम के बचपन की जो मूर्ति है उसको वहाँ पे बिल्कुल सेंटर में जाकर स्टैब्लिश किया, जिससे वहाँ की गवर्नमेंट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को वहाँ से जाने के लिए रोक दिया गया है। फिर हम लोग देखते हैं कि फिर हम लोग देखते हैं बाबरी मस्जिद को पूरी तरह डिमोलिश किया जाता है 1992 में, जो कि काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ था उस टाइम। उसके बाद देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2011 में जजमेंट देते हैं और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पूरे लैंड को 3 डिवीज़न में बांटते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो आपको सेंटर में पार्ट दिख रहा है ये यहाँ पे ही मूर्ति स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। ये राम लल्ला का आइडल यहाँ पे मूर्ति रखी गई थी राम जी का, बिल्कुल सेंटर में है। ये जो पार्ट है ये दिया गया है राम लल्ला ग्रुप को। उसके बाद जो बाहर में आप देख रहे हैं सीता रसोई और ये जो स्टोर रूम वगैरह जो आपको दिख रही है ये पार्ट एक्चुअली निर्मोही अखाड़ा को दिया गया है। और ये जो सेंटर पार्ट के अलावा जो मस्जिद का पार्ट आपको दिख रहा है ये सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया था, ठीक है।
तो आपने देखा कि सेंटर पार्ट में रामलल्ला ग्रुप को दिया गया है, निर्मोही अखाड़ा को सीता रसोई और जो मस्जिद के जो बाहर का हिस्सा है वो दिया गया है, और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद का पूरा हिस्सा दिया गया है। तो ऐसा था कि काफ़ी कंफ्यूजिंग था, क्योंकि कौन से प्लेस से निकलना है, कहाँ जाना है, वो कोई प्रॉपर डिफाइन नहीं था। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, और 2019 में, यानी कि अभी हाल में, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया है। देखते हैं क्या जजमेंट आई है। A five-judge constitution bench of the Supreme Court, led by Chief Justice Ranjan Gogoi, has delivered its verdict in the Ayodhya case. The order judges are S. A. Bobde, चंद्रचूड़, अशोक भूषण, एस अब्दुल नाजीर। तो 5 जज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट का बैठता है, 5 जज का, जिसमें रंजन गोगोई जो कि चीफ जस्टिस थे उस टाइम, उसके अलावा 4 जज एस ए बोबदे, चंद्रचूड़, अशोक भूषण, एस अब्दुल नाजीर हैं। ये पांचों जज ने जजमेंट दी, और ये बहुत ही यूनिक था, क्योंकि पांचों जज की सहमति से, पांचों की सहमति से ये जजमेंट थी। मतलब कोई भी इसमें अगेंस्ट में नहीं था जो भी जजमेंट आया। सबसे पहला जजमेंट आता है कि टाइटल ऑफ द लैंड इज गिवन टू राम लल्ला ब्रिजमान, यानी जो आपने अभी लैंड देखा जो सेंटर पार्ट था वो किसको मिलेगा, राम लल्ला ब्रिजमान को मिलेगा। और जो आपने देखा सीता रसोई वाला जो हिस्सा है वो राम जन्मभूमि न्यास को दिया जाता है, वहाँ पे टेम्पल बनाने के लिए। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये जो सीता रसोई वाली पार्ट है, जो बाहर का पार्ट है मस्जिद का, ये दिया गया है राम जन्मभूमि व्यास को वहाँ पे टेम्पल बनाने के लिए। और सेंटर ने 3 महीने का टाइम दिया था एक ट्रस्ट बनाने का, जो कि पूरे टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करेगा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द सेंटर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू फाइंड अ सुटेबल प्रोमिनेंट 5 acre लैंड एज एन अल्टरनेटिव साइट फॉर मुस्लिम टू बिल्ड अ न्यू मॉस्क बाय सुन्नी वक्फ बोर्ड। 5 एकड़ जमीन दिया जा रहा है सुन्नी वक्फ बोर्ड को वहाँ पे एक मस्जिद बनाने के लिए। 2.77 एकड़ लैंड दिया जाया गया है उसी डिस्प्यूटेड लैंड पे टेम्पल बनाने के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कितने एकड़ लैंड दिया गया टेम्पल बनाने के लिए, 2.77 एकड़ लैंड। द कोर्ट रिकग्नाइज दैट डिमोलिशन ऑफ मॉस्क इन 1992 इज अ क्राइम। कोर्ट ये मानता है कि जो डिमोलिश हुआ था मॉस्क वो एक क्राइम है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास अधिकार है कि वो अपने पुराने जजमेंट जो पेंडिंग है उसको पूरा करे, या फिर उस जजमेंट के अगेंस्ट जाकर एक कंप्लीट जजमेंट दे ताकि जस्टिस आ सके। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पावर से रिलेटेड काफ़ी डिबेट होता है। कभी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है, कभी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे पावर हैं। तो यहाँ पे वही देखते हैं कि आर्टिकल 142 सेज दैट द सुप्रीम कोर्ट in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make order as necessary for doing complete justice in any case pending before it। यानी कि कोई भी केस पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस जजमेंट को वो पूरा करे और जस्टिस लाए। एनसीआरबी रिपोर्ट आता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उस रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारी फाइंडिंग्स आती है, और सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ पाया गया है, दिल्ली में। तो ये रिपोर्ट कैपिटल यानी कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली को इनफेमस करता है। विमेन सेफ्टी में सबसे खराब रैंकिंग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल का आता है, जहाँ पे विमेन सेफ्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसर्न नहीं है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा मर्डर केस दिल्ली में देखा गया है, सबसे ज़्यादा राइट बिहार में पाया गया है। और इस एनसीआरबी रिपोर्ट थोड़ा यूनिक था, क्योंकि इस रिपोर्ट में कुछ न्यू फाइंडिंग्स भी किए गए हैं, जैसे कि फेक न्यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो ये पाया गया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ रिपोर्टिंग की जाती है। उसके अलावा एंटी नेशनलिस्ट एलिमेंट यानी कि लेफ्ट विंग सबसे ज़्यादा कहाँ क्राइम कमिट करते हैं, तो पाया गया छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 5 फाइंडिंग्स है एनसीआरबी रिपोर्ट 2017 का 2019 में पब्लिश्ड हुआ। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज अ स्टेट ऑफ आर्ट नेशनल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री that has used technology to remove barrier from bona fide seller and has created with a wide range of good and services। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल है, जिसके अंतर्गत जो बायर और सेलर है उसके बीच में जो भी मिडिल मैन है उनको कम करने के लिए ये किया गया है, और
टेक्नोलॉजी के यूज़ से जो भी मार्केट है उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसको स्मूथ बनाया जाए, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, स्पीड आए और पब्लिक प्रोक्यूरमेंट प्रॉपर हो पाए और आम लोगों को उनकी ज़रूरतों के सामान आसानी से मिल पाए। ये रिपोर्ट सोर्स है पीआईबी का। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, अभी हाल में हम लोगों ने 19th यूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नवंबर 7 को अबू धाबी में हुआ। ठीक है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक रीजनल ग्रुप है जिसमें सारे एशियन सारे इंडियन ओशन कोस्टल कंट्रीज आ जाते हैं। टोटल 22 कंट्रीज आते हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक ट्रिपटाइट ग्रुप है जिसमें बिजनेस कॉपरेशन की बात की जाती है। इसका पर्पस है इकोनॉमिक कॉपरेशन करना, ट्रेड को फैसिलिटेट करना, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना और साथ में सोशल डेवलपमेंट करना। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की 6 प्रायोरिटी एरिया है: मेरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, मेरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, फिशरीज मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एकेडमिया एंड साइंटिफिक कॉपरेशन, टूरिज्म प्रमोशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में आप देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर, यहाँ पे सारे इंडियन ओशन में जो भी कंट्रीज हैं वो आ जाते हैं। 22 कंट्रीज इसके अंतर्गत आती हैं: ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कमरोस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सिकलेस, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, यूएई एंड येमेन। और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? ये है मॉरिशस में। ठीक है, तो मॉरिशस में इसका सेक्रेटेरिएट है। इंडिया इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंडिया हमेशा से कोशिश कर रहा है कि वो नेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर बने और इसीलिए इंडिया ने अपना इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर गुरुग्राम में स्टैब्लिश किया है। ठीक है, ताकि वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे पाए, अर्ली फ्लड वार्निंग, अर्ली सुनामी वार्निंग वगैरह इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए। बांग्लादेश, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ को हेल्प भी कर पाए। ठीक है, तो इंडिया अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप कर रहा है ताकि वो इन कंट्रीज़ को सपोर्ट कर पाए। इंडिया टू बी द 5 ट्रिलियन इकॉनमी, हमारे फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है 5 ट्रिलियन इकॉनमी बाय 2025। 5 ट्रिलियन इकॉनमी क्या होता है? 5 ट्रिलियन इकॉनमी का यहाँ पे मतलब है कि हमें अपने जीडीपी को 5 ट्रिलियन तक पहुँचाना है। ठीक है, तो कैसे पहुँचाएंगे हम अपनी जीडीपी को 5 ट्रिलियन तक? तो हमें इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, एक्सपोर्ट को क्या करना पड़ेगा? बूस्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग 5 ट्रिलियन इकॉनमी तक पहुँच सकते हैं। करेंटली इंडिया का जो जीडीपी है वो है $2.7 ट्रिलियन। ठीक है, और इंडिया अभी करेंटली 6th लार्जेस्ट इकॉनमी है पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब ये है कि जीडीपी पर कैपिटा जो है इंडिया का बेटर है। ठीक है, और इंडिया अगर चाहता है कि वो 2025 तक 5 ट्रिलियन इकॉनमी बने तो इंडिया को अपना जीडीपी 12% रखना होगा। नॉमिनल जीडीपी 12% और रियल जीडीपी 8%। नॉमिनल जीडीपी मतलब नाम मात्र जीडीपी और रियल जीडीपी का मतलब होता है वास्तविक जीडीपी। दोनों के बीच में रिलेशन होता है। रियल जीडीपी हमेशा कैलकुलेट किया जाता है बेस ईयर पे, यानी बेस ईयर से कितना प्राइस बढ़ा किसी चीज़ का। तो हमारा बेस ईयर है 2011-12 और हम लोग देखते हैं कि 2011-12 से हमारी इकॉनमी कितना किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, तो उसको कहते हैं रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है करंट प्राइस पे, कि करंट ये प्राइस है और इतना हमारा जीडीपी बढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसरो PSLV C47 ने लॉन्च किया है कार्टोसेट 3। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C47 लॉन्च किया है कार्टोसेट 3 और उसके अलावा 13 कमर्शियल नैनो सैटेलाइट कहाँ पे लॉन्च किया गया है? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 2 के बाद हमने ये लॉन्च किया है कार्टोसेट और इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल रहे। 100% सक्सेस रहा ये हमारा प्रोग्राम। और ये कहाँ से किया गया है? श्रीहरिकोटा से। कार्टोसेट 3 जो है वो क्या है? व्हाट इज कार्टोसेट 3? इट इज़ अ 3rd जनरेशन सैटेलाइट एजाइल एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट विथ हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कैपेबिलिटी।
इसका एप्लीकेशन क्या होगा, तो इसका यूज़ किया जाएगा वेदर मैपिंग एंड कार्टोग्राफी में। यानी कि अर्थ रिसोर्स जो है, अगर हम लोग, ये जो है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये अर्थ के ऊपर होगा और वहाँ से वो फ़ोटो क्लिक करेगा। वो जो फ़ोटो आएगा वो काफ़ी क्लियर होगा और इससे हम लोग अपने जितने भी हमारे रिसोर्स है उसको जान पाएंगे, एलोकेट कर पाएंगे और उसके अनुसार प्रोग्राम और प्लानिंग बना पाएंगे। कार्टोसेट 3 का यूज़ क्या होगा, वेदर मैपिंग एंड कार्टोग्राफी के लिए। ठीक है, कार्टोसेट 3 जो है वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कैपेबिलिटी रखता है। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होगा। अब सन साइनोक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट 3 टाइप्स के होते हैं। जो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी वो है सन साइनोक्रोनस ऑर्बिट, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट भी कहा जाता है। ये बिल्कुल अर्थ के पास होता है और अर्थ से रिलेटेड, जो जैसे इंडिया के पास हमने लगाया तो इंडिया के पास जो भी कंट्रीज़ है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है। सेकंड जो होता है वो होता है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट जो होता है वो अर्थ के नॉर्थ, वो अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इंडिकेट करता है और वो राउंड राउंड गोल गोल घूमता है अर्थ के नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ। ठीक है, ये ऑर्बिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे दूर ऑर्बिट है वो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। वहाँ पे जनरली जो हेवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग वहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, ये जो कार्टोसैट 3 है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑर्बिट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो इसको हम लोगों ने लो अर्थ ऑर्बिट में सेटल किया है। PSLV और GSLV क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV को लॉन्च किया जाता है, PSLV इस्तेमाल किया जाता है लो अर्थ ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को सेटल करना है या फिर सन साइनोक्रोनस ऑर्बिट में सेटल करना है, यानी पोलर ऑर्बिट में। GSLV का जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखने के लिए। जियो साइनोक्रोनस ऑर्बिट जो है वो काफ़ी दूर है अर्थ से, उसके लिए किया जाता है। कार्टोसैट 3 जो है वो थर्ड जनरेशन है, एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन है, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कैपेबिलिटी है। जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है बिल्कुल इतना क्लियर पिक्चर आएगा अर्थ का। ये जो खींचा हुआ है वो कार्टोसैट 2A का है, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा हम लोग पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और अर्थ के किसी भी एरिया को लोकेट कर सकते हैं, उसका मैप बना सकते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। थैंक यू एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।